आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है? ये क्वेश्चन एक्चुअली में बाइनोमियल थ्योरम्स का है। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। इन दी एक्सप्रेशन 1 - 2x का होल पावर 5 कोफिशिएंट x का पावर 5 इज। देखिए सवाल कैसे करेंगे। इसको करने से पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए जैसे 1 - x का पावर n, n क्या है यहाँ पर? n है डिग्री, जितना डिग्री आपका दिया गया है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर n क्या है? 5। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? n 5। इसको बाइनोमियल थ्योरम्स में लिखते कैसे हैं? इसका फॉर्म है -1 का पावर r इंटू NCr 1 का पावर n माइनस r और x का पावर r। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये अप्लाई हम लोग करते हैं इस क्वेश्चंस पे। अब ध्यान से देखिएगा, यही जो यहाँ जो लिखे हैं उसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चंस पे। तो लिखेंगे 1 - 2x का होल पावर 5। ठीक, यहाँ माइनस है इसलिए -1 का पावर r लिखे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? -1 का पावर r NCr। n दिया हुआ है हमको इस क्वेश्चन पे। n कितना दिया हुआ है? 5 ऑलरेडी दिया गया है। देखिए यहाँ पर हम लोग 5 लेंगे। 5Cr और 1 का पावर 5 माइनस r और यहाँ पर 2x का पावर क्या हो जाएगा? r। ठीक, -1 का पावर r रहने दिया जाए, 5Cr रहने दिया जाए। ये 1 को कई बार भी आप स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 ही होगा। तो इसको 1 लिखते हैं हम लोग और इसको लिखिए 2 का पावर r और x का पावर r। जब ऐसा एक बार हम लोग ये बेसिक टर्म बना लेंगे, अब यहाँ आने के बाद आपको देखना है कि कोफिशिएंट किसका पूछ रहा है। तो कोफिशिएंट पूछ रहा है x का पावर 5 का। यहाँ का x का पावर और यहाँ का x का पावर 5, दोनों को कंपेयर करेंगे और सबसे पहले r का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग कंपेयर कर लिए किसका किसका? x का पावर r को किसके साथ कंपेयर किए? x का पावर 5 का। तो r का वैल्यू क्या निकल गया? 5। सपोज दैट यहाँ 6 रहता तो क्या कंपेयर होता? r = 6। 7 रहता तो r = 7। अब इस इक्वेशन पे ले जाके हम लोग पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन पे लाके r का वैल्यू को पुट कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो -1 का पावर r के इक्वल टू क्या है? 5 पुट कर दिए। 5C5 अब 1 इंटू 1 इंटू 2 का पावर r मतलब फिर 5 इंटू, अब कोफिशिएंट पूछ रहा है तो कोफिशिएंट वाले के भाग को नहीं लिखेंगे कि x का पावर 5 आ जाएगा। अब x का पावर 5 का ये सब कोफिशिएंट हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए x का पावर 5 जैसे क्या लिखा होता है? 2x²। तो यहाँ पर 2 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। उसी तरीके का x का पावर 5 का ये क्या है? कोफिशिएंट। इसको सोल्व कर दीजिए, वही इसका आंसर हो गया। तो सोल्व करेंगे -1 का पावर 5 ऑड नंबर तो माइनस हो जाएगा। अब 5C5 का वैल्यू 1 होता है। ठीक, ये ऑलरेडी 1 है और 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 मतलब -30। तो ऐसे इसी में आंसर दिया गया है आपको, आगे गया ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये भी क्वेश्चन आपको बाइनोमियल थ्योरम्स का है। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान दीजिए, इसको भी बनाते हैं हम लोग। अच्छा, अभी जो हम लोग पढ़े उसमें क्या था? उसमें जो था उसमें ये जो इक्वेशन दिया गया था उसमें नेगेटिव था, लेकिन इस पे क्या है? पॉजिटिव है। ध्यान दीजिए, पूछा है कि मिडिल टर्म बताइए। आप याद कीजिए जब आप पढ़ते थे बाइनोमियल थ्योरम्स तो आपको पूछा जाता था कि x का पावर 4 अगर दिया गया है तो टोटल टर्म्स कितने होते हैं? तो बोलते थे 1 + 5। जैसे आप याद, ऐसे फॉर्मूला है आपके पास x + y का होल स्क्वायर, ऐसा 2 लिखा है। इसको एक्सप्रेस कीजिएगा तो कैसे लिखते हैं? x² + y² + 2xy। देखिए तो यहाँ 2 है और टोटल टर्म कितना है? 3। 1 2 और 3। इसका मतलब जितना यहाँ लिखा है उससे हमेशा 1 ज्यादा रहेगा, जितना पावर उससे 1 हमेशा ज्यादा रहेगा। इसका मतलब कितने टर्म बनेगा? इसका 5 टर्म बनेगा। अच्छा, 5 टर्म का मिडिल टर्म क्या होगा? जैसे 5 लिखा हुआ है,
1 2 3 4 5 ऐसा लिखा है, इसका मिडिल टर्म क्या होगा, तो 3 मिडिल में है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है, जब भी इसको आप नोट कर लीजिएगा, जब भी आपको n दिया रहे, देखिए n मतलब ये वाला पावर, n मतलब ये वाला पावर, n अगर दिया रहे, n अगर इवेन है, ध्यान दीजिए, n अगर इवेन है तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा n/2 + 1। ये हो गया आपका मिडिल टर्म, कब, जब क्या होगा, n क्या हो, इवेन नंबर दिया गया हो। और कुछ एक्स्ट्रा चीज बता देते हैं यहां पर, अगर ओड हो तो क्या होगा ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे n दिया गया है ऑड नंबर, जैसे यहां पर पावर 4 है, इसकी जगह 5 होता तो कितने मिडिल टर्म होते, तो हमेशा 2 मिडिल टर्म होते। जैसे पहला क्या होता, तो n/1/2 n + 1 एक टर्म होता, एंड एक टर्म और होता n/2 n + 1 जब n ऑड नंबर रहेगा तब हमेशा कितने टर्म बनेंगे, कितने मिडिल टर्म होगा, 2। तो ये इस क्वेश्चन पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि पावर क्या है, इवेन है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो इसका मिडिल टर्म क्या निकल जाएगा, n कितना है, फॉर्मूला क्या आया है, n/2, तो n मतलब 4/2 + 1, इसको सोल्व कर दीजिए, तो 2 + 1 तो क्या हो गया, 3, मतलब तीसरा टर्म जो होगा वही इसका मिडिल टर्म होगा। अब तीसरा टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है, t 2 + 1 ऐसे हो गया। अब यहाँ पर ये r +1 हो गया, r +1, तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो लिखेंगे 1 का पावर r, और नहीं भी लिखेंगे तो चले n/r, n आपको 4 ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पर n दिया गया है 4/r, r भी दिया गया है। ये देखिए फॉर्मूला क्या है, tr + 1, इसका मतलब यहाँ पर r क्या है, 2 है, r हमेशा क्या दिया गया है, 2 दिया गया है इस क्वेश्चन पे, आपको यहाँ r निकालने की जरूरत नहीं है, r ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पर 2 हो गया, और n मतलब 4c2 x का पावर क्या लिखे थे, याद कीजिए, n - r, n - r मतलब 4 - 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। अभी लिख लिया, उसके बाद y, क्योंकि सेकेंड टर्म क्या है, y का पावर क्या हो जाएगा, 2, इसको सोल्व कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, और इसको क्या करेंगे, 4, फॉर्मूला n/r का क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आपको सबको याद होगा, इसी पे यहाँ अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। यहाँ अप्लाई करते तो क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, और यहाँ से कर लीजिए 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये जो लिखा है वही लिखा है, लिख लेंगे, इसको सोल्व कर लेना है हम लोग को। यहाँ कर देते हैं सोल्व, तो हो जाएगा आपका 4 × 3 × 2 × 1 और 2 × 2, और यहाँ हो गया x² और y²। अब यहाँ से आपको 4 से ये 4 कैंसिल, तो कितना बच गया हम लोग का, बच गया यहाँ पर 6x² और y²। देखिए आंसर इसका बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस रखना पड़ेगा, तभी सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का, लिखा हुआ है इफ द nth टर्म ऑफ जीपी इज 2 का पावर n, द सम ऑफ इट फर्स्ट 6 टर्म्स इज an आपको दे गया, क्या दिया है, an। n आपको गिवन दैट है 2 का पावर n, इसको हम लोग एक्सप्रेस की जगह लिखिएगा an, ऐसा लिखना होगा 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 डॉट 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 जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2, फर्स्ट टर्म हो गया 2,
और आर मतलब कॉमन रेशियो, आर मतलब कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जैसे हम लोग सीक्वेंस एपी में पढ़ते हैं कॉमन डिफरेंस, उसी तरीके का जीपी में होता है कॉमन रेशियो। ठीक, कॉमन रेशियो मतलब A2 बाई A1 ऐसे निकलता है। तो A2 मतलब यहाँ पर देखिए A1 A2 A3 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ऐसा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या है कॉमन रेशियो को निकालने का, A2 माइनस A1 मतलब इसमें इसको डिवाइड कर दो, 2 का पावर 2 मतलब 4 और 2, तो आंसर क्या आ गया 2। हर बार कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे तो हमेशा आंसर 2 ही आएगा। इसका मतलब इसका कॉमन रेशियो क्या हो गया 2। हाँ, कॉमन रेशियो हो गया 2। यहां पर उसके बाद हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो पूछा कि टर्म कितना, देखिए इट फर्स्ट 6 टर्म इज, टर्म पूछ रहा है। अब टर्म पर क्या है, तो एपी में टर्म मतलब n या जीपी में भी n हो जाता है। अब क्या पूछना है, सम, सम पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है एस एन ए आर का पावर n माइनस 1 और r माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन कब, अगर r स्मॉल से r जो है 1 से बड़ा है तब ये फॉर्मूला होता है। अगर r लेसर देन होता तो उल्टा लिख लेते। यहां ध्यान दीजिए, r अगर लेसर देन 1 होता, जैसे यहां पर r2 है ना, हो सकता है 0 होता या 0 होता तो कैसे लिखते, तो उल्टा लिखते फॉर्मूला। तो a1 माइनस r का पावर n 1 माइनस r ऐसे लिखते। इस पर आप ध्यान दीजिए क्योंकि हर बार r जरूरी नहीं कि वो 2 ही हो, कम भी हो सकता है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ऐसा में। अभी फॉर्मूला ये लगेगा, यहाँ आपके पास सब कुछ दिया गया है, इसको आप पुट कर लीजिए, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान दीजिए, तो एसएन ए क्या है बताइए 2, फर्स्ट ए मतलब फर्स्ट टर्म, और आर क्या लिखा हुआ है देखिए वहां से, आर मतलब 2 का पावर एन मतलब 6 माइनस 1 बाई आर माइनस 2, तो 2 माइनस 1 हो गया। तो एसएन यहां पर 2, इसको सोल्व कर लीजिए तो क्या हो जाता है बताइए, 2 का पावर 6 गुना कर लीजिए, 2 अभी 5 देखे थे 32 हुआ था 5 में, तो 2 कर लीजिए तो 4 और 6 64, हाँ 64 में एक तो यहाँ क्या बचेगा 63, इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। तो एसएन क्या फाइंड हो गया हम लोग को 6 और 12 126, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ में, यहां पर विशेष क्या है, आर को आपको ध्यान देना है कि 1 से बड़ा है या छोटा है, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोनों केस का। ठीक है, सम के लिए, सम के लिए किसके सम के लिए, जीपी का सम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज। अच्छा, यहां पर दो कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज। जैसे दो टर्म आपको दे दिया ऐसा, दो टर्म आपको दे दिया, जैसे एक ये टर्म ए हो गया और ये टर्म बी हो गया, दो टर्म आपको दिया गया। हो सकता है आपको डिजिट भी दिया रहे, यहाँ डिजिट भी दे देगा हमें, हो सकता है। तो यह दो टर्म आपको अल्फाबेट में दिया। इसका फॉर्मूला होता है ए मतलब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2। अब यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है, तो a मतलब जो पहले दिया गया है, तो a प्लस बी का मतलब a माइनस बी, अब बी ए वाला हो गया, तो a प्लस बी बाई 2। अब यहां से देखिए कौन कैंसिल हो जाता है, b से b कैंसिल, यहां पर 2a बाई 2 कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया a। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा अर्थमेटिक मीन के लिए। और जीएम इसको भी देख लीजिएगा, ज्योमेट्रिक मीन का भी इंपॉर्टेंट रहता है, रूट ए बी, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। जैसे यहाँ पर ए दिया गया है, ये बी दिया गया है, अगर एम पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जीएम पूछेगा तो रूट ए बी कर लेंगे, वही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का ही, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको बनाने में समय लगेगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लेने से समय नहीं लगेगा। देखिए यहां पर आपको टर्म ऑलरेडी 5 टर्म दे दिया है, 1 2 3 4 5, इसको वैल्यू चाहिए एक्स वाई जेड का। ठीक, तो सबसे पहले जीपी के टर्म में दिया है, तो ऐसे याद कीजिए आप लोग, एनएच टर्म जीपी का कैसे लिखते थे, एक एनएच टर्म कैसे लिखते थे,
ए एन ए आर का पावर n माइनस 1, ये एक टर्म है जीपी का। अब यहां पर आइए 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म क्या है 2 दिया गया तो लिखेंगे A5 लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे 2, ऐसे करके 2 लिख लेंगे। अब A5 को देखिए an को ऐसे लिख सकते हैं ए आर का पावर n माइनस 1, मतलब यहां n तो एक कम, n तो n माइनस 1, 5 तो 5 माइनस 1 मतलब 4, तो इसको कैसे लिखेंगे ए आर का पावर 5 माइनस 1 मतलब 4 और 2, ऐसे कर लिए। अब आपको यहां पर जो a है, a मतलब फर्स्ट टर्म, a मतलब क्या फर्स्ट टर्म, 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो ए आपको ऑलरेडी गिवन दैट है। तो यहां पर से हम लोग आर क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ए आपको मिल गया है क्वेश्चन पे, ये क्या पुट कर लेंगे 1, तो यहां पर आर क्या निकलेगा, आर का पावर 4 और 2, तो आर क्या निकलेगा 2 का पावर 1/4, ऐसे लिखेंगे, उधर चला जाएगा 1/4। आर हम लोग को मिल गया। अब आर मिल गया तो अब यहां से हम लोग सबसे पहले सेकेंड से शुरू करें। एक्स का वैल्यू निकल जाएगा सेकेंड टर्म से, थर्ड से निकल जाएगा वाई का टर्म और फोर्थ से निकल जाएगा जेड का टर्म। तो एक्स को सेकेंड टर्म लिखना है, सेकेंड टर्म कैसे लिखते हैं, ए आर का पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 को 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का पावर, अब यहां से लिखते हैं हम लोग, तो देखिए ऑलरेडी आर निकाल के बैठे हैं, यहां पर लिख लेते हैं a इक्वल टू ए इंटू आर क्या है 2 का पावर 1/4, ऐसे लिख लिया हम लोग। अब ए फर्स्ट टर्म आपको 1 ऑलरेडी यहां गिवन दैट, फिर पुट कीजिए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 1/4 हो गया। y पर आइए, y किस पे है, थर्ड टर्म पे, y का वैल्यू फिर लिखिए y ए आर का पावर, थर्ड टर्म मतलब 3 माइनस 1, तो क्या लिख सकते हैं y ए आर का पावर 2, फिर वही फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या पुट करते हैं 1, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां पर फिर पुट कीजिए तो हो जाएगा y का पावर r स्क्वायर। अब r क्या है, अब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर इसको लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, फिर आगे इधर कंटिन्यू यहां करेंगे इसका लास्ट आंसर हम लोग, यहां ध्यान दीजिए। तो y का पावर r स्क्वायर, तो r क्या है 2 1/4 का पावर 2, ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 1/4 इंटू 2, तो 2 2 कैंसिल, क्या लिखेंगे 2 का पावर 1/2, ये निकल गया y। अब आ जाइए जेड में, जेड फाइंड करना है हम लोग को, तो जेड कितने टर्म है गिनिए तो 1 2 3 4 पे, तो 4 को कैसे लिखेंगे ए आर का पावर 3, एक आर का पावर हमेशा कम, तो z इक्वल टू ए ऑलरेडी 1 पुट करेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है 1, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म x, थर्ड टर्म y, फोर्थ टर्म z और फिफ्थ टर्म 2। अब यहाँ पर a का फिर 1 वैल्यू पुट किए तो r, अब यहाँ पर r ऑलरेडी निकाल के बैठे, देखिए यहाँ पर तो 2 का पावर 1/4 और पावर 3, हो गया z इक्वल टू x 2 का पावर z इक्वल टू 2 का पावर 3/4। अब किसका वैल्यू चाहिए, x y और z का वैल्यू हम लोग को चाहिए, सबका वैल्यू लाके यहां पुट कर लेते हैं हम लोग। x का वैल्यू देखिए वहां पर 2 का पावर 1/4, y का वैल्यू यहां निकाल के बैठे 2 का पावर 1/2 और z का पावर 3/4। अब सबका बेस सेम है, पावर को ऐड कर लो, x y z पावर ऐड कर लेते हैं, 2 हो जाएगा 1/4 1/2 और 3/4। इसको सोल्व कर लीजिए x y z, तो 2 का पावर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका टोटल को सोल्व करते हैं, यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 4, यही करते हैं, एलसीएम हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 1 + 2 + 3, तो हो जाएगा x y z और 2 का पावर यहां से हो जाएगा आपका 4 और 2 6, तो हो जाएगा 2/6/4 मतलब 3/2, 2 3/2। देखिए ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं, क्योंकि 4 है 2 है 8, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बना हुआ है, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको सवाल बन जाएगा प्रैक्टिस करने से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़िए। देखिए लिखा क्या है, इफ द एंगल बिटवीन लाइन्स इज π/4 एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज 1/2 देन द स्लोप ऑफ द अदर लाइन इज, मतलब दो स्लोप, जैसे दो लाइन का स्लोप दिया गया है और आपको एंगल फाइंड करने के लिए बोलता है, ठीक है। अब यहां पर आपको एंगल दिया गया है और स्लोप m1 दिया गया और आपसे m2 पूछ रहा है। देखिए कैसे वो किया जा सकता है, इसको कैलकुलेशन कैसे करें। सबसे पहले तो फॉर्मूला ही आना चाहिए, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस इन स्लोप फॉर्म। अगर ये नहीं आता है तो ये नहीं बनेगा। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, यहां से आप नोट कर लीजिएगा, tan थीटा मॉड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, और ये मोड लगा हुआ है सबसे पहले। अब यहाँ गिवन दैट क्वेश्चन क्या गिवन दैट है, थीटा दिया गया है π/4, ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए हम लोग। और पहला लाइन दिया गया है एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज, मतलब m1 दिया है, m1 कितना दे दिया आपको, हाफ। पूछ क्या रहा आपसे, m2 आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन पे। अब आइए यहाँ पर, तो 10 क्या लिखेंगे, π/4, क्योंकि एंगल कितना दिया गया है, π/4। m1 मतलब 1/2 माइनस m2 तो हमको पूछ रहा है इस क्वेश्चन पे, तो 1 प्लस 1/2 इंटू m2। इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो इसको 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको क्या लिखेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 से 2 1 माइनस 2 m2 हो गया। यहाँ भी 2 हो जाएगा एलसीएम इसका, तो क्या लिखेंगे, यहाँ भी 1 तो 2 प्लस m2 ऐसा। अब ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो अब जब ये देखिए यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर स्थिति क्या है, जब ये मोड से वैल्यू को बाहर, ये मोड को हटाइएगा ना, तो अपोजिट में जो दिया गया डिजिट है उस पर प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे ना, इसको ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस 1 इक्वल टू, अब 2 कैंसिल तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 m2 और 2 प्लस m2। अब यहां से आपको m2 का 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक। सबसे पहले एक बार 1 को प्लस लेके सोल्व करेंगे और एक बार 1 को माइनस लेके सोल्व करेंगे। यहां ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले 1 पॉजिटिव लेके सोल्व करते हैं, तो 1 ले लेते हैं, लिखेंगे 1 माइनस, सबसे पहले क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव ले लेंगे 1 माइनस 2 m2 बाई 2 प्लस m2। इसको सोल्व कर लीजिए, तो 2 प्लस m2 इक्वल टू 1 माइनस 2 m2। इसको इधर ले, उसको उधर ले गए, ठीक है। जो m2 वाला पार्ट है उसको एक साइड कर दिए और जो कांस्टेंट है 1 2 डिजिट उसको एक साइड कर दिए, तो इसको इधर ले आते क्या लिखेंगे, 3m2 और इसको इधर ले जाओ 1 माइनस 2, तो 3m2 इक्वल टू -1, तो m2 का वैल्यू क्या निकल गया, -1/3। अब एक और क्या करना है, एक नेगेटिव लेके हम लोग को सोल्व करना है। यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए, इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी हो गई। तो यहाँ पर हम लोग इसको मिटा के ये आगे का सवाल इसी पे करते हैं। देखिए हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पॉजिटिव लेके बनाए हैं, अब हम लोग नेगेटिव लेके इसको सोल्व करते हैं। तो -1 क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 m2 और 2 प्लस m2। इसको सोल्व कर लिया जाए तो क्या लिखेंगे, -2 माइनस m2 1 माइनस 2 m2। फिर वही काम करिए, जो m2 है उसको एक साइड कीजिए और डिजिट को एक साइड कर लेते हैं हम लोग। तो इसको उस साइड कर लिए, इसको एक साइड कर लिए, तो -2 माइनस 1 ऐसा लिखेंगे। अब -2 m2 इसको उधर ले जाओ तो प्लस m2, ये -m2 ये -m2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 और हो जाएगा आपका -m2। तो m2 का वैल्यू क्या निकल गया यहाँ पर, m2 हम लोग को निकल कर आया 3। इसका मतलब m2 का वैल्यू क्या हुआ, -1/3, -1/3। हेंस आंसर क्या हो गया हम लोग का, ध्यान से देखिए, आंसर हो गया -1/3। और क्योंकि 2 आंसर इसलिए और क्या हो गया 3। अब ऑप्शन चेक कीजिए कहां पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि 3 और -3 यहीं पर है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस इसको कीजिए। ऐसा सवाल आप लोग एंगल वाला जरूर बनाइए, क्योंकि बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका स्ट्रेट लाइन का ही सवाल है, स्लोप फाइंड करने का सवाल है। देखिए ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन।
ए लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 05 एंड इट्स इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस इज 30। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, ये जो दिया गया है इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस, ये स्लोप दिया गया है, लेकिन किसमें, एंगल पे दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, ध्यान दीजिए। स्लोप का फॉर्मूला m इक्वल टू tan थीटा, और एंगल आपको ऑलरेडी गिवन दैट है, क्वेश्चन पे ऑलरेडी गिवन दैट है। थीटा कितना दिया हुआ है, 30, और ये जो दिया गया है 05 ना, ये 05 जो दिया गया है, ये दिया गया आपको x1 और y1 ऐसा वैल्यू दिया गया। हमेशा जब भी जो लाइन पास करेगा हमेशा x1 और y1 होगा। तब यहां से आप स्लोप फाइंड कर लीजिए। तो स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा। तो m इक्वल टू, अब tan थीटा की जगह 30 रख दीजिए, और tan 30 क्या होता है, 1/√3 ये होता है। अब यहाँ पर अब फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन पूछ रहा है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जब दो लाइन पास करता है तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, इसको आप याद रखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। अब यहाँ पर क्या है, y दिया नहीं है, तो y1 ऑलरेडी गिवन दैट है 5, हम लोग निकाल के बैठे, m मतलब स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप क्या है 1/√3, ऐसे लिख दे 1/√3। x और x1 ऑलरेडी गिवन दैट है 0। इसको सोल्व करते हैं हम लोग, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, y माइनस 5 ना, यहां से यहां पर आइए, y माइनस 5 इक्वल टू 1/√3। अब x है तो x में 0 घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको उठा के इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लिखेंगे √3y माइनस 5√3 इक्वल टू x। अब देखिए आपको आंसर x को पहले रखना है, तो वैसे अरेंज कर लेंगे। तो इसको x माइनस √3y प्लस 5√3 इक्वल टू 0। देखिए ऑप्शन पे कहीं मैच करता है क्या, x माइनस √3y प्लस, देखिए ऑप्शन नंबर सी, x माइनस √3y प्लस 5√3 इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान है बिल्कुल, लेकिन आपको स्लोप वगैरह निकालने का आइडिया होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए लिखा है, इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द लाइन 2x माइनस y प्लस 16 इक्वल टू 0 ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस r। ठीक है, यहां पर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म आना चाहिए लाइन का। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म। बहुत बार ये सीधा ही सवाल आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव सवाल पे, व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो होता है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। जो आप इक्वेशन दिया गया उसको इस फॉर्म में बनाइए और a b से उसको कंपेयर कर दीजिए, वही उसका आंसर होगा। देखिए इसको बनाते हैं हम लोग, 2x माइनस y प्लस 16 इक्वल टू 0। ऐसा बनाना है हम लोग को, तो 16 को साइड ले जाते क्या लिखेंगे, 2x माइनस y माइनस 16। अब ऐसा बनाना है, सबसे पहले इसको 1 करना है, अपोजिट वाला को 1 करने के लिए माइनस 16 से सब में डिवाइड कर दो। तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस 16 माइनस y माइनस 16 और माइनस 16 बाई माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा 1, इसको इससे कैंसिल कीजिए माइनस 8। इसको क्या लिखेंगे, x बाई माइनस 8, अब माइनस माइनस प्लस y बाई 16 इक्वल टू 1। देखिए ऐसा फॉर्म में आ गया, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, x बाई a, एक जगह क्या हो गया माइनस 8, कंपेयर कर दो इसको और इसको एक दूसरे से कंपेयर कर दो, देखो सेम फॉर्म पे है। तो एक जगह क्या हो जाएगा वैल्यू माइनस 8 और b की जगह क्या हो जाएगा वैल्यू 16। आप ऑप्शन पे चेक कीजिए, a का वैल्यू माइनस 8 और b का वैल्यू 16। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आ गया समझ में। आप इंटरसेप्ट फॉर्म बिल्कुल याद रखिए, बहुत बार सीधा ही सवाल आता है इंटरसेप्ट फॉर्म का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा बहुत बेहद ही आसान सवाल है, क्या पूछा है, सेंटर ऑफ द सर्कल।
सेंटर ऑफ द सर्कल। सबसे पहले ये जो इक्वेशन लिखा गया है सर्कल का जनरल इक्वेशन लिखा गया है, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होता है सर्कल का, अगर देखिए एक बार हम लिखते हैं यहाँ पर जनरल फॉर्म क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है जनरल फॉर्म, ठीक है। अब यहां पर से आइए सेंटर आपको चाहिए, तो सेंटर क्या लिखते हैं, सेंटर क्या होता है जनरली, इसका सेंटर होता है -g - f, ये है सेंटर ऑफ सर्कल, किसके लिए, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल के लिए सेंटर ये होता है। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्कल कब है, इक्वेशन कब पता चलेगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1। सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन दिया गया उसमें वो नहीं है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है क्या, नहीं, लेकिन एक आइडिया है हम लोग के पास, अगर 2 को सभी जगह से कॉमन कर दिया जाए तो निकल जाएगा बाहर, तो एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो यहां से 2 को कॉमन कर दीजिए पूरे इक्वेशन से, तो 2 को कॉमन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y प्लस, जहां नहीं रहता वहां पर क्या करते हैं, डिवाइड कर दो, लिखेंगे 1/2 इक्वल टू 0, ये 2 जाकर उधर क्या हो जाएगा 0, तो क्या नया इक्वेशन हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y प्लस हाफ इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया, दिस इज इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, आपको 1 सेकंड लिखने की जरूरत नहीं, आप कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब वहां का 2g देखिए, यहाँ x का कोफिशिएंट 2g है, यहाँ का x का कोफिशिएंट -3 है, तो कैसे करेंगे, 2g से किसको कंपेयर करेंगे, -3 को, तो यहाँ से g का वैल्यू क्या निकलेगा हम लोग के पास, -3/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 2f, यहाँ और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ पर देखिए उसको कंपेयर करके यहाँ लिखते हैं, तो लिखेंगे 2f किसके बराबर, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 2f, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 4, तो इसको 4 के बराबर करो, तो f का वैल्यू क्या हो गया 2। ऑलरेडी हम लोग f और g निकाल के बैठ गए ना, g हमारे पास आ गया -3/2 और f आ गया है हम लोग के पास 2। अभी सेंटर पे ले जाके पुट कर दो, ठीक है। अब सेंटर क्या हम लोग लिख के रखे, -g - f, ऐसा लिखे हम लोग। अब यहाँ पर -g तो माइनस ऑलरेडी है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 और -f, तो f 2 है लेकिन वहां माइनस ऑलरेडी है तो -2, देखिए आंसर हो गया 3/√2 - 2। देखिए कंपेयर करके कहां पर ये है, देखिए ऑप्शन नंबर सी 3/2 -2। ये बहुत ही इजी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसको आप जरूर प्रैक्टिस रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो सब सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए फिर आपसे सवाल, ये भी सर्कल का ही एक क्वेश्चन है जो स्ट्रेट लाइन मिक्सअप है, स्ट्रेट लाइन के साथ इसका सबसे पहले ग्राफ आप बना लीजिएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा सवाल। देखिए कहता क्या है, ध्यान से क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, ध्यान से जो भी स्ट्रेट लाइन का सवाल हो, चाहे आप 2D बना रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। कहता है कि इफ 3x + 4y + k = 0 टचेज द सर्कल x² + y² = 16 देन k = 2, ठीक। मतलब बोल रहा है कि एक लाइन किसी सर्कल को टच करता है तो आप k का वैल्यू बताइए। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे एक क्या है सर्कल है, हो गया, यहां से एक लाइन टच करके पास हो रहा है। इस लाइन की इक्वेशन गिवन दैट है 3x + 4y + k = 0 और यहां पर है सेंटर, ये सर्कल है। अब सर्कल भी तो गिवन दैट है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है सर्कल का, क्या लिखा हुआ है x² + y² = 16। अच्छा इसको आप थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, क्या होगा x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो यहां से सेंटर क्या हो गया 0 0, ये आप लोग पढ़ लिए होंगे, सेंटर क्या हो गया 0 0 और रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो जाएगा 4, रेडियस हो जाएगा 4, यहां पर सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गया 4, तो सेंटर हो गया आपका 0 0, रेडियस हो गया 4, हो गया। अब यहां से क्या चाह रहा है आपसे बताइए, k का वैल्यू इसको चाहिए। अब याद कीजिए किसी भी पॉइंट से लाइन के वैल्यू दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है,
डी इक्वल टू मॉड ए एक्स प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े। ये वाला कॉन्सेप्ट को इस पे अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, एक सवाल बनाने के लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि सर्कल को मिक्सअप कर दिया स्ट्रेट लाइन से, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग उपयोग करें। देखिए ये भी एक पॉइंट है 0 0 और ये एक लाइन है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट डालेंगे तो हो जाएगा ना। अब देखिए इसको हम लोग उपयोग कर लेते हैं यहां पर। देखिए सबसे पहले डी मतलब डिस्टेंस। डी आपको गिवन दैट है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना। डिस्टेंस जो है यहां पर देखिए, यहां से यहां की दूरी डी है 4 ऑलरेडी दिया गया है। अब यहां पर फॉर्मूला तो लिख चुके हैं, तो सीधा 4 लिखते हैं। यहां 4 लिख लीजिए। अभी आज ऐसे लिखना था 3 इंटू, अब यहां पर ये देखिए x के जगह ये वाला वैल्यू को, y की जगह ये वाला वैल्यू को पुट करो, तो 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस के, और रूट में क्या करना था, x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ऐसे हो गया। यहाँ 4 हो गया, यहाँ मॉड जरूर डालना क्योंकि मॉड वैल्यू है यहाँ पर। अब इसको सोल्व करेंगे तो k हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लीजिए आप, k और ये 0 0 तो k ओनली बचा, इसको सोल्व कीजिएगा तो रूट 25 मतलब 5, ठीक है। तो 4 इंटू के बाई 5, तो गुना कर दो तो k इक्वल टू क्या हो गया 20। इसका आंसर क्या हो गया 20, ठीक है। आंसर नंबर इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसी तरीके क्वेश्चन धीरे धीरे करते जाएंगे, समझते जाएंगे हम लोग। देखिए ये पाराबोला का सवाल है। क्या पूछ रहा है आपसे, फोकस एंड वर्टेक्स फाइंड करना है। देखिए आप क्लास 11th में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्लास 11th पे आप, उस पे हमेशा ही वर्टेक्स 0 0, इसका चिंता नहीं करना है। जब भी वर्टेक्स पूछे, अच्छा हमारे पास पाराबोला 4 प्रकार का होता है, राइट हैंड पाराबोला, लेफ्ट हैंड पाराबोला, अपवर्ड पाराबोला और डाउनवर्ड पाराबोला, और सबका वर्टेक्स हमेशा 0 0। देखिए इसलिए हर जगह 0 0 आपको ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। वर्टेक्स हमेशा क्या होगा 0 0, इस पर कोई चिंता नहीं करना। आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं फोकस। ये देखिए ये जो इक्वेशन दिया गया, ये दिया गया राइट हैंड सर्कल, राइट हैंड सर्कल की इक्वेशन दिया गया। देखिए क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइट इक्वेशन का, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा दे दिया गया है। अब ये इक्वेशन से इसको कंपेयर कीजिए और a का वैल्यू पहले फाइंड कीजिए। y स्क्वायर का y स्क्वायर, x से जगह 8 है और यहाँ x जगह क्या है 4 है, तो कंपेयर कर दिए। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को क्या कर दे, कंपेयर कर दे। क्या लिखेंगे, 4a को किसके बराबर करेंगे 8 का, तो a का वैल्यू क्या निकल गया 2, ए का वैल्यू ऑलरेडी 2 निकल गया। अब देखिए राइट हैंड पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप का बनता है ग्राफ, ठीक। इसका फोकस हमेशा आगे बनता है, ठीक है, वर्टेक्स से हमेशा आगे, तो एक्स एक्सिस पे तो ए दूरी पे बनेगा, तो एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे a0 मतलब पॉजिटिव। तो फोकस क्या निकल गया हम लोग को, फोकस क्या हो गया बताइए 2 0, और वर्टेक्स तो हमेशा ही 0 0 बताया था अभी तुरंत में, वर्टेक्स हमेशा क्या हो जाएगा 0 0। देखिए 2 0 और 0 0, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोई डाउट नहीं यहाँ पर, क्योंकि राइट हैंड पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला का जो फोकस बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव एक्सिस की ओर बनेगा, क्योंकि मुंह इधर ही खुल रहा है तो इधर बनेगा। इसका मतलब इसका आंसर ए क्या हो गया, राइट हो गया। चारों फॉर्म आपको याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिया गया है ये ऑक्टेंट दिया गया है। अब ये ऑक्टेंट आपको बनाने के लिए इसका जो साइन रूल है वो याद होना चाहिए। साइन रूल आपको नोट करा देते हैं, बस साइन रूल याद है तो आप इसको कभी भी बना सकते हैं, बेहद ही आसान है। साइन रूल हमेशा याद होना चाहिए। ऑक्टेंट मतलब 8 ऑक्टेंट इस पे रहेगा, सभी साइन आपको याद होना चाहिए। जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये रूल जरूर याद रखें। एक सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक सवाल आना ही आना है 11th के बोर्ड पे। अभी बहुत आसान है, आपको टेक्निक बता देते हैं याद करने का, ठीक है। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस का पहला साइन होता है प्लस, फिर बीच में कर दीजिए 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, और यहां पर आप कर दीजिए प्लस, पहला साइन हो गया। दूसरा आप लिखिए, दूसरा लिखिए 2 प्लस 2 माइनस
2 प्लस 2 माइनस, हो गया। तीसरा आप लिखेंगे 4 प्लस 1 2 3 4 प्लस और 4 माइनस। ये आपको याद होना ही चाहिए, अगर ये याद है तो आपको कोई भी ऑक्टेंट का सवाल। अब आप देखिए जो क्वेश्चन आपको पूछा है वो कहां लाइज करता है, किस कॉन्सेप्ट, मतलब यहां साइन क्या है, माइनस प्लस प्लस, ऐसा ढूंढिए आप यहां पर कहां है ना। तो यहां पर देखिए माइनस प्लस प्लस यहां पर है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर इसका ना। अब यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट हो गया है आपका, जो मॉडल सेट में दिया गया है उस पे ये 7 की जगह -7, इसको आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। यहां पर क्या हो गया -7, ठीक। मॉडल सेट में दिया गया है -4 2 -7, वही कंफ्यूज हो गया तो थोड़ा देख रहे थे, हो गया कंफर्म। अब यहां पर आप साइन चेक कीजिए ना। अब हमारे पास कितना, अब ये ऑक्टेंट अगर ये रूल आपको याद है साइन वाला तो बना लीजिएगा। तो साइन क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस। अब आप किसी ऑक्टेंट में जाकर देखिए कैसा साइन है, ये एक्स का साइन हुआ, ये वाई का साइन हुआ और ये जेड का साइन हुआ। अब देखिए यहां पर 6 पे आइए, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब किस ऑक्टेंट का वैल्यू है, 6 के ना, 6 का ऑक्टेंट का ये वैल्यू है, 6 नंबर का, तो आंसर हो जाएगा 6। ये बिल्कुल याद रखिए, बेहद ही टेक्निक आसान तरीका है याद करने का, इसको याद रखेंगे तो सवाल आसानी से बन जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है। आपको पता है जब 2 कोऑर्डिनेट तो 2D और 3 कोऑर्डिनेट तो 3D। अभी डिस्टेंस का है, जैसे 2D में हम लोग पढ़ते आए हैं हमेशा 10th क्लास से, वही फॉर्मूला यहां लगना है लेकिन 3D तक लगेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। फटाफट वैल्यू पुट कीजिए। तो यहां पर देखिए ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस z2 मतलब 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। Z6 माइनस को सोल्व कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, अच्छा लिख देते हैं 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 16 हो जाएगा आपका 18 को आप तोड़ दीजिए। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 तो हो जाएगा 3√2, यही हो गया आपका आंसर 3√2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जैसे 2D का डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे 3D का डिस्टेंस फॉर्मूला, ये 3D का क्वेश्चन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए मिड पॉइंट, अभी मिड पॉइंट का सवाल है, ये भी 3D का ही सवाल है मिड पॉइंट का, ठीक है। जैसे 2D में बनाते हैं उसी तरह 3D का ही सवाल है। मिड पॉइंट क्या है इसका क्वेश्चन, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2, ये हो गया इसका फॉर्मूला। यहाँ पर आप बना लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 लाइन इसलिए देते हैं कि कोऑर्डिनेट को दर्शाना है तो 3 लाइन हमेशा दिया जाता है, और नहीं भी लिख सकते, ठीक। तो यहाँ पर आप x1 x2, तो x1 ये हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, z2 हो गया, वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 2 बाई 2 हो गया, y1 मतलब 4 प्लस 2 बाई 2, z मतलब 6 प्लस 4 बाई 2 हो गया। इसको सोल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका पहला तो 0, दूसरा 6 में 2 तो 3 और 10 में तो 5, 0 3 5 0 3 5। एक बार कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि आसान कैलकुलेशन ही गलत होने का चांस होता है। 6 2 तो 3 और 10 में 2 5, 6 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 31 क्वेश्चन आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन है लिमिट का। देखिए लिखा क्या है,
द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 e का पावर 5x -1 बाय 10x। देखिए ये लिमिट का क्वेश्चन बेहद ही आसान है, इसका आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा, आसान सवाल है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e का पावर x -1 और नीचे x, इसको हमेशा 1 लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है लिमिट का। देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ x तो यहाँ x तो यहाँ x, तीनों जगह x x है तभी 1 है, इसमें विशेष ध्यान दें। अब क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं हम लोग, दिया क्या हुआ है, लिख रहा है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e का पावर 5x -1 और 10x। इस फॉर्मूला से अगर इसको मैच कराना चाहते हैं तो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, इसका मतलब यहाँ 5x है तो यहाँ भी 5x चाहिए और यहाँ भी 5x चाहिए। देखिए क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e का पावर 5x -1 और 10x को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5x × 2 ऐसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। अब उस फॉर्मूला के जैसे इसको करते हैं, अगर x 0 है तो 5x भी क्या होगा, 0। अब एक नया इसका फॉर्म बना लेते हैं, लिमिट अगर x 0 है तो 5x भी 0 ही है, e का पावर 5x -1 5x × 2। अब देखिए फॉर्मूला से बिल्कुल मैच कर गया, यहाँ x यहाँ x यहाँ x, यहाँ e का पावर 5x, नीचे भी 5x, यहाँ भी 5x, इसका मतलब इतना जो पार्ट है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, इसको लिख देंगे 1 और बाकी 1/2, तो आंसर क्या हो गया, 1/2। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 1/2। 32 का जो ऑप्शन है क्या, बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा 2-3 फॉर्मूला और एलिमेंट का, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला से है बिल्कुल। देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ है y = e का पावर x -x, ऐसा लिखा हुआ है। डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx कैसे करेंगे, d/dx e का पावर x -d/dxx। अब एक्सपोनेंशियल का, इसको e का पावर x का क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल, इसका डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, e का पावर x ही होता है। और ये क्या हो जाएगा बताइए, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, तो लिखेंगे -1। अब ये देखिए ऑप्शन पर है क्या, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी e का पावर x -1। बिल्कुल आसान है, या प्रैक्टिस कर लीजिए ऐसा क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए ये भी डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल का। देखिए एक बार प्रोडक्ट रूल का रूल बता देते हैं, क्या नियम होता है। देखिए क्या है, आप नोट कर लीजिए इस बात को। जैसे प्रोडक्ट रूल d/dx, दो फंक्शन गिवन देते हैं u एंड v। कैसा रूल है, सबसे पहले u को छोड़िए, डिफरेंशिएट मत कीजिए, और v को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट करना है, बीच में प्लस, और जिसको डिफरेंशिएट की उनको फ्री, और जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ उसको डिफरेंशिएट कर दो। यही होता है रूल ऑफ प्रोडक्ट रूल, किसका, डिफरेंशिएशन का। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, जो गिवन है उस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, d/dx x e का पावर x, ये लिखा हुआ है, u और ये v। इसी तरीके से इस रूल को उपयोग करेंगे, तो x को फ्री कर दीजिए और d/dx e का पावर x, बीच में प्लस, अब जिसको डिफरेंशिएट किए उनको फ्री कीजिए, और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किए हैं उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये फ्री है तो फ्री तो x ही हो जाएगा, और e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, e का पावर x फ्री है तो e का पावर x, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर क्या होता है, 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, तो क्या हो गया, e का पावर x प्लस ex। इसको कैसे लिख सकते हैं, e का पावर x कॉमन कर दो, दोनों के पास है, तो x प्लस 1। देखिए ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया, बिल्कुल आसान है ये भी। आप प्रोडक्ट रूल के साथ साथ डिवीजन रूल भी प्रैक्टिस कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन, यही चीज आपको डिवीजन में भी लिखा मिल सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35,
ये भी डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल चेन रूल का सवाल है। किसका सवाल है? चेन रूल का। ये सवाल है चेन रूल का, चेन रूल का ये क्वेश्चन है। आइए ध्यान देते हैं कैसे बनाया जाता है इसको। इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? डी बाई डी एक्स tan x स्क्वायर। अब tan x का डिफरेंशिएशन पता होगा आपको बिल्कुल, और नहीं याद तो फॉर्मूला जरूर याद रखें डिफरेंशिएशन का। क्या हो जाता है? sec स्क्वायर x, ये होता है tan x का डिफरेंशिएशन। इस पर डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या लिखेंगे इसको? sec स्क्वायर x के जगह जो है सिर्फ उसको x के जैसा ही व्यवहार करेंगे, x लिख लिए। यहाँ पर x है तो आगे डिफरेंशिएशन करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा d बाई dx, इसका आंसर क्या हो जाता है? 1। तो घूम फिर के क्या मिलेगा हमको? sec स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या है? x स्क्वायर। अगर x रहेगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन x की जगह क्या है? x स्क्वायर। इसीलिए चेन रूल के कांसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू x। हो गया? ये जो लिखा है सेम लिख लेंगे, sec स्क्वायर x स्क्वायर x का पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x का पावर 2 माइनस 1। कौन सा फार्मूला है? d बाई dx x का पावर n n x n माइनस 1। ये फॉर्मूला उपयोग कर लिया यहाँ पर हम लोग। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x into 2x, दिस स्क्वायर अरेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 2x sec स्क्वायर x। देखिए ये आंसर हो गया आप लोग का। ऑप्शन नंबर 2x sec स्क्वायर और x स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है इसका। बिल्कुल आगे चेन रूल है, इसका नाम एक और है फंक्शन टू फंक्शन रूल। ऐसा नाम सबको कोई लेना नहीं, सीधा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 36 ये क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का है और ये क्वेश्चन भी चेन रूल का ही है। देखिए ध्यान दीजिए कैसे इसको किया जाए। बेटा दशा में cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। सी लेकर से जितना भी ट्रिगोनोमेट्री शुरू होगा सबका डिफरेंशिएशन के आगे हमेशा नेगेटिव रहेगा, इसको आप याद रखें। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। लिखा हुआ है y इक्वल टू cos रूट x। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर देखिए लिखा dy बाई dx, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ आइए क्या होता है इसका एक बार लिख लेते हैं, d बाई dx cos रूट x। cos x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा क्या होता है? माइनस sin x। तो x की जगह क्या है? रूट x। अगर सिंपल x रहता तो आगे नहीं बढ़ते, लेकिन x की जगह क्या है? रूट x। तो फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, ये जो लिखा है उसको लिख लेंगे माइनस साइन रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय 2 रूट x, ऐसा होता है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, इसको अरेंज कर लीजिए। क्या लिखेंगे? माइनस साइन रूट x बाय 2 रूट x। देखिए ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आप मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए ये मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। बिल्कुल 2 सवाल आपको बोर्ड में भी इसका मिलेगा और सीधा रेंज पूछेगा और मीन पूछ सकता है ये सवाल। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये सवाल को साधारण विधि है बनाने का। ये क्वेश्चन में क्या है, जब भी आपसे रैंक पूछ ले ना, जब भी रैंक आपसे पूछ ले तो आपको क्या करना है? जो डिजिट दिया गया है सीरीज, उसमें से सबसे बड़ा नंबर देखिए, लार्ज नंबर। लार्ज नंबर क्या है? लार्ज नंबर, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए स्मॉल नंबर से, ठीक है। तो लार्ज नंबर यहाँ पर आप चेक कर लीजिए सीरीज में क्या है। देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर लार्ज नंबर जो है वो 80 और सबसे छोटा कितना है? 8। तो आंसर क्या हो गया? 72। यही इसका क्या हो गया? आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे समझो आप लोग को, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 38 द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 इज। ये क्वेश्चन में स्टैटिस्टिक्स का ही है। देखिए ध्यान दीजिए कैसे इसको करेंगे। क्या लिखा है कि 10 मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का 10 मल्टीपल तक जाना है। मीन है तो टोटल नंबर ना उस पे चूज कर लेंगे, गिन लेंगे और नीचे लिख देंगे डिवाइडेड में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे करेंगे हम लोग। देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ। सबसे पहले मल्टीपल लिखते हैं हम लोग।
प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 10 मल्टीपल, तो लास्ट में कहाँ तक आएंगे 30 तक, और टोटल नंबर्स क्या हो गया 10। ठीक है, अब ये जो एक एपी फॉर्म पे चला गया इन टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एपी वाले फॉर्मूला पे, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बाई 2 a प्लस ए एन, ऐसा फॉर्मूला था जो ऊपर में सिर्फ उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, इस वाले सीरीज पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 3 हो गया, एन मतलब टोटल टर्म्स, टर्म्स कितना है 10 हो गया, और ए एन लास्ट वाले टर्म क्या लिखा गया है 30। इसको यहाँ पर उपयोग कर लेते हैं हम लोग ऊपर वाले से ऊपर वाले लाइन पे, तो कैसे लिखेंगे बताइए, एन मतलब 10 2 हो गया, ये 2 ये एन की जगह 10 रख दिए, ए मतलब फर्स्ट टर्म 3 और एन मतलब 30 हो गया, ये 30 लिखा हुआ डिवाइडेड बाय 10, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 5, ये क्या हो गया 5 और इसको ऐड कर लेंगे तो 5 into 33 by 10, इसको इससे कैंसिल कर लेंगे, क्या हो जाएगा 33 by 2, इसको कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा 16 by 16.5 16.5। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, आप 10 मल्टीपल के सवाल को ऐसे ही करेंगे, हो सकता है मल्टीपल ऑफ 3 लिखा है, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 6 ऐसा लिखा है, ये फॉर्मूला याद कीजिए ऐसा सवाल को करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी का है, बिल्कुल आसान सवाल है, जैसे लिखा क्या है ये क्वेश्चन आप ध्यान से देके पढ़ते हैं। यहाँ पर डाई लिखा हुआ है, डाइस, ठीक है, लूडो वाला, जो लूडो में हम लोग खेलते हैं, तो लूडो में डाइस ना ऐसे उस, अच्छा डाइस के अलावा आपको क्वाइन भी हो सकता है, क्वाइन का सिंपल स्पेस कितना होता है, क्या क्या आ सकता है, एक तो हेड आ सकता है, एक तो टेल आ सकता है। उसी तरीके का ये डाइस में क्या आ सकता है, तो ए आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। जितना रिजल्ट हम लोग को मिल जाए उसको बोलते हैं सिंपल स्पेस। ठीक है, यहाँ पर डाई इसीलिए क्या हो गया 6, अगर यहाँ पर क्वाइन रहता तो कितना होता 2, सिंपल स्पेस कितना होता 2, तो सिंपल स्पेस को हमेशा s से डिनोटेट किया जाता है। ठीक है, सिंपल स्पेस को किससे डिनोट किया जाता है, s से। एक बार उछालेंगे तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 6 होगा, दो बार तो देखिए, दो बार तो 6 का पावर 2 लिखेंगे 36 बार, तीन बार को उछालेंगे तो सिंपल स्पेस कितना मिलेगा 6 का पावर 3। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए डाइस थ्रोन वंस, एक बार, तो 6 का पावर क्या देंगे n, जितना बार उछाला गया उतना पावर 6 के ऊपर डाइस में, और क्वाइन में 2 क्वाइन में 2, जितना बार, एक बार क्वाइन उछाला तो एक बार, दो बार उछाला तो 2 बार, तो क्वाइन के लिए 2 और डाइस के लिए 6, ये याद रखेंगे। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं लोग। देखिए यहाँ पर सिंपल स्पेस क्या है, एक बार उछाला तो 6, तो क्या क्या सिंपल स्पेस आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, क्योंकि 6 नंबर है, 7 तो आएगा नहीं, क्या क्या आ सकता है 1 to 6 ही आ सकता है। तो नंबर ऑफ n s लिखने का मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो गया 6। अब ऐसा सवाल में इवेंट दिया है, ई को बोलते हैं इवेंट। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, लिखा ए डाइस थ्रोन वंस, एक बार थ्रो करने पर सिंपल स्पेस न आया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पेयर इवेन नंबर्स इज। अब इसमें से कितना इवेन नंबर है, जो इवेन नंबर दिया है उसको क्या बोलेंगे इवेंट, जो बाद में लिखा हो क्या है इवेंट कहलाता है, उसको इससे डिनोटेट करते हैं। इवेंट क्या क्या हो सकता है, सेट बना के यहां लिखिए, इवेन नंबर का इवेंट चाहिए, इवेन नंबर, इसमें से नंबर क्या है 2 4 6, तो फिर n क्या हो जाएगा 3। आगे समझिए, अब फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, P NE by NS। NE मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो गया 3, NS मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 6, कैंसिल कर लीजिए, क्या हो जाएगा आंसर 1/2 इज द राइट आंसर। ऐसा सवाल बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, ये क्लास 12th में भी ये कांसेप्ट आपको पढ़ना है, लेकिन 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है, बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या लिखा है, इफ PA equal to 0.42, PB equal to 0.48 and PA intersection B equal to 0.16, then पूछ क्या आपसे P नोट A। बिल्कुल ये सवाल आपसे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन न्यूज सिर्फ PA का ही करा है, बेहद आसान है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला बिल्कुल याद रखें, जब भी नोट आ जाए, जैसे लिखा है P
नोट ए लिखा है, इसका मतलब होता है 1 माइनस पी ए, हो गया। यहीं पर लिखा रहता पी नोट बी, तो क्या लिखते हैं 1 माइनस पी बी। यहां पर नोट ए तो उसको घटा देंगे पी ए से, नोट बी तो घटा देते पी बी से। अब बिल्कुल आपको गिवन दैट है 1 माइनस पी ए, गिवन दैट है यहां पर 0.42, इसका सबट्रैक्ट करके क्या होगा 0.58, इसका आंसर यही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको सभी वीडियो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का, और बहुत ध्यानपूर्वक सभी क्लास वीडियो को देखिए, आप सभी क्वेश्चन को समझिए।